नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बजे का वक्त, दमदार 10 आप देख रहे हैं। दमदार 10 में आज बात होगी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, जहां प्रधानमंत्री मोदी 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। खबर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के महाराष्ट्र में पार्टी के लिए प्रचार की भी, ओवैसी और फडणवीस की तकरार की भी खबर। तो कल झारखंड में होने वाली वोटिंग से पहले कैसी है तैयारी, आपको बताऊंगी। दमदार 10 में बात पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब के विवादित बयान की भी होगी। प्रयागराज में छात्रों के प्रदर्शन की खबर, तो साथ ही वडोदरा के रिफाइनरी में हुए हादसे पर भी अपडेट। कहां लेडी दरोगा की दबंगई सामने आई, साथ ही हिजबुल्लाह के अटैक की भी बात होगी। कश्मीर में पहली बर्फबारी की तस्वीरें होंगी आपके सामने। लेकिन शुरुआत दमदार 10 की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर प्रयागराज से, जहां स्टूडेंट्स के हल्ला बोल की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। प्रयागराज में कल से यूपीपीएससी और आरओ अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी छात्र रात में भी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर डटे रहे। प्रशासन की तरफ से छात्रों को समझाने की कोशिश हुई, लेकिन छात्र नहीं माने। डीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। रात भर बैरिकेडिंग पर प्रदर्शनकारी छात्र और पुलिस सामने सामने रही। आज सुबह फिर से छात्रों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई और छात्रों का कहना यह है कि कल से भी ज्यादा स्टूडेंट्स आज के प्रोटेस्ट में शामिल होने जा रहे हैं। छात्रों की मांग है कि पीसीएस और आरओ परीक्षा एक ही दिन कराई जाए, जिससे नॉर्मलाइजेशन का रूल एग्जाम से हट जाए। सबसे पहले आपको प्रयागराज में रात के वक्त छात्रों के हल्ला बोल की तस्वीरें दिखाती हूं। जो छात्र कल दिन भर प्रदर्शन कर रहे थे, रात भर लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर भी डटे रहे। पुलिस फोर्स कम लगने लगी तो प्रशासन ने रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात कर दिया। बैरिकेडिंग से छात्रों को रात भर किसी तरह रोका गया। रात भर पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने डटे रहे। प्रशासन की तरफ से कई बार बातचीत का प्रयास तो हुआ, समझाया भी गया, लेकिन छात्रों ने किसी की भी एक नहीं सुनी और तब तक प्रोटेस्ट जारी रखा गया। बल्कि आज सुबह हो चुकी है, ये प्रोटेस्ट लगातार जारी है। अगले कुछ ही घंटों में 24 घंटे का वक्त हो जाएगा जब लगातार ये प्रोटेस्ट आप देखेंगे। एग्जाम सिर पर है तो प्रशासन भी ये चाहता है कि छात्र प्रदर्शन खत्म करें और अपनी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। इससे लेकर कई बार रात में पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को समझाने की कोशिश की। आप सुनिए। देखिए, हमारे विश्वविद्यालय के साथी छात्र नेता जो भी आए हैं, उनसे निवेदन है कि बातचीत कराने में सहयोग करें, छात्रों की शासन से बातचीत कराने में सहयोग करें। देखिए, बातचीत करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और सारे मसले लोकतांत्रिक व्यवस्था में बातचीत से हल होते हैं। सुनो मेरी बात सुन लो, एक बार डीएम साहब को पढ़ के फिर से आने दो, देखें क्या करें। बैठो, तुम लोग बैठो। छात्र अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। छात्रों का आरोप यह है कि परीक्षा से 1 महीने पहले नोटिफिकेशन जारी करके लोक सेवा आयोग छात्रों की फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। की तरफ से अभी भी कोई भी जो है वो संवेदनशील जवाब नहीं दिया गया है। कोई भी आदमी बाहर आता है, वो ये कहता है कि मीटिंग चल रही है, आप लोग जाइए अपने घर पे, जाइए अपना अपना काम करिए। इससे पहले जो कैंडल मार्च हुआ था, तब भी यही कहा गया था कि आप लोग अपने अपने घर जाइए, परीक्षा एक शिफ्ट में होगी। दिवाली की छुट्टी के बाद अचानक से नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि आपकी परीक्षा जो है वो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें, और 7 और 8 तारीख को परीक्षा होगी। इसे जैसी परीक्षा का ये टाइमलाइन जो है वो 1 महीना पहले बता रहे हैं कि 1 महीने बाद आपकी जो है वो तिथि निश्चित कर दी गई और उसमें नॉर्मलाइजेशन आपका लगा दिया गया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने प्रयागराज के जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। डीएम ने खुद छात्रों को समझाने की कोशिश की। अलग अलग डेट और पालियों में परीक्षा कराने को लेकर डीएम ने क्या कहा, वो भी जानिए। द्वारा उनको समझाने का प्रयास भी किया गया, क्योंकि ये एक सामान्य प्रक्रिया है। बाकी भी कई लोक सेवा आयोग जहाँ पे छात्रों की संख्या ज़्यादा है उसको फॉलो करते हैं, और चूँकि 5.5 लाख से ऊपर छात्र हैं और आरओ में 10 लाख से ऊपर छात्र हैं, और पूर्व में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को परीक्षा केंद्र बनाया जाता था तो उसमें परीक्षा की शुचिता भंग होने की संभावना होती थी, पेपर लीक होते थे। इसलिए ये निर्णय छात्रों के हित में लिया गया था शासन द्वारा कि केवल जो राजकीय संस्थान है, सरकारी इंस्टीट्यूशन है, उन्हीं को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए और 10 किलोमीटर के रेडियस पे बनाया जाए। तो वही छात्रों से हमने अपील की है, उनसे बात की है, उन्हें इसका औचित्य समझाने का प्रयास किया, और फिर हमें सभी हमारे छात्र समूह सबसे अपील करते हैं कि आप सभी लोग जो ये प्रक्रिया है आपके इसके
लिए इसको अपनाया गया है और उन्होंने ज्ञापन भी हमको दिया है, उनका ज्ञापन हमने प्राप्त किया। छात्रों की नजर अब लोक सेवा आयोग की तरफ से आने वाले बयान पर लगी है। लोक सेवा आयोग पर प्रेशर बनाने के लिए स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। लोक सेवा आयोग की तरफ से क्या बयान आया है वो भी आपको सुनाती हूँ। देखो, छात्रों की मांग थी कि पहले की प्राइवेट विद्यालयों को सूचिता की दृष्टि से सेंटर ना बना और दूरस्थ के सेंटर ना बना। उसको ध्यान में रख करके छात्रों की मांग के आधार पर ही गवर्नमेंट ने 19 जून 24 को जियो जारी किया कि केवल सरकारी विद्यालयों को ही सेंटर बनाए जाएंगे और जो वित्तीय सहायता प्राप्त है उनको बनाए जाएंगे, प्राइवेट को कतई नहीं बनाए जाएंगे, ताकि परीक्षा शुचिता के साथ और गुणवत्ता के साथ कराई जा सके। उसी के गाइडलाइन के अनुसार ही हम लोगों ने 75 जनपद से सेंटर प्राप्त करने की कोशिश की, जिसमें सेंटर हमें जितने संख्या में अभ्यर्थी पंजीकृत हैं उसके सापेक्ष कम प्राप्त हुए, जिसके कारण हम 1 दिन में न करा के 2 दिन में कराने का निर्णय लिए और जब 2 दिन में होगा तो नॉर्मलाइजेशन लागू करना पड़ेगा। कल से शुरू हुआ छात्रों का ये प्रदर्शन इस वक्त भी जारी है। वहां पर छात्रों की मांगे क्या है, किस तरीके से बड़ी संख्या में छात्र दफ्तर के बाहर एकत्रित हुए हैं, आइए सीधा आपको लोकेशन पर लिए चलते हैं। सारे लोगों से बात करना मुश्किल होता है, तो कम से कम जब आपको बात आप लोकतांत्रिक तरीके से बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे रहे हैं, तो उसमें अगला स्टेप अभी मैंने क्या कहा था कि आप छात्रों को बात पूरी सुननी चाहिए पहले, ठीक है? बात तो सुनोगे ना मुझसे। तो अगर मान लो कि जो भी 10 लोग हैं, क्योंकि एक साथ मान लो 1000 लोगों से बात करना आप सब लोग जानते हैं कि वो मुश्किल है। एक महीना होता है, तो उस आयोग के भी वो जो सचिव है उनसे बात करने का आपका एक मांग है, तो बैठ के एक बार हम बात तो करें। जब आप उसको बात को कहेंगे, वो आपकी बात को सुनेंगे, तो तब जाके फिर आगे कोई हम इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर अब केवल सड़क पे हम बैठे रहें और फिर आगे वार्ता ना हो पाए, तो फिर उसके बाद में पूरी बात हम लोगों का बस सिंपल सी मांग है कि हम लोगों को नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही मतलब धांधली हो सकती है एक तरह से, और आयोग हमेशा से यही करता आया है। आरओ में भी पेपर लीक होता है, लेकिन सब गलती स्टूडेंट की देते हैं। पेपर जहाँ से छपता है वहाँ से लीक होता है, और ये हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। अपना मतलब स्टूडेंट के लिए ये एग्जाम कराया जा रहा है, लेकिन ये सब अपनी ही बातों को हम से मनवा रहे हैं। यहाँ तक कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मान रहे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में हमारे 75 जिले हैं, लेकिन ये 41 जिलों में ही केंद्र को वो चुन पाए हैं। अगर ये जब तक हमारी बात नहीं मानेंगे तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। हमारा एक मुद्दा है नॉर्मलाइजेशन, और हमको चाहिए हो, क्योंकि हम आकाश सरोज मेरा नाम है सर, मैं आजमगढ़ से आया हूँ। आपने छात्रों की बात सुन ली, आपने ये भी सुना आज सुबह जब डीएम वहां पर पहुंचे किस तरीके से छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन मसले का हल कुछ नहीं निकल रहा है। हमारे सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, हम उन्हीं से जान लेते हैं। रुचि, देखिए प्रयास बहुत हो रहा है प्रशासन की तरफ से, लेकिन छात्र लग रहा है इन्हें देखकर कि अपनी मांगों को मनवाए बिना ये धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। छात्रों का अपना तर्क है, सरकार समझाने की कोशिश कर रही है। सरकार कह रही है कि जो 2 दिन में इम्तिहान हो रहे हैं उसमें छात्रों का ही हित है, उसमें नकल नहीं हो पाएगी, उसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। तो ये जो फैसला किया गया है सरकार की तरफ से, ये छात्रों के हित के लिए किया गया है। और लोग कुछ भड़का रहे हैं, कोचिंग वाले हैं और बाकी लोग हैं, लेकिन जो छात्र हैं उनका ये कहना है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ जस्टिस नहीं हो पाएगी इस तरह से अगर 2 दिन इम्तिहान होंगे, क्योंकि करीब 15 लाख अभ्यर्थी हैं जो पीसीएस और ये आरओ में बैठेंगे। और अगर सिर्फ आप आरओ की बात करें, यानी सहायक अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, तो इसमें करीब 11 लाख 10.5 से 11 लाख अभ्यर्थी बैठ रहे हैं, और पोस्ट मीनाक्षी हैं सिर्फ 411। तो आप समझ सकती हैं कि मुकाबला बहुत ज़्यादा कड़ा है। अब उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आरओ की बात करें तो तीन बार इम्तिहान होगा, 7-8 तारीख को 3 बार, ये माफ़ कीजिएगा 22-23 को 3 बार इम्तिहान होगा। तो उनको लग रहा है 3 बार इम्तिहान होगा तो 3 अलग अलग पेपर आएंगे, तो सारे पेपर एक ही लेवल के हों, छात्रों के साथ ये जस्टिस हो पाएगी। उनको ऐसा लग रहा है कि जो पहली पाली में इम्तिहान होगा उसमें हो सकता है किसी को जवाब आते हो जब वो दूसरी पाली में जाता है, और वहाँ जो क्वेश्चन पेपर आता है हो सकता है उसको जवाब ना आते हो।
तो इस तरह की मन में शंकाएं हैं और इसी तरह से जब मूल्यांकन होगा उसके जो नियम बनाए गए हैं उसको भी लेकर छात्रों में शंकाएं हैं कि उनके साथ जस्टिस नहीं हो पाएगी। फिलहाल सरकार मनाने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया रुचि आपका पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखें। खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम फडणवीस और ओवैसी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों के बीच जुबानी जंग का राउंड 2 शुरू हुआ है। एक दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने वोट जिहाद का जवाब धर्म युद्ध से देने को कहा था। अब उन्होंने औरंगजेब का नाम लेकर ओवैसी पर करारा हमला बोला। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में औरंगजेब का महिमा मंडन किया जा रहा है, लेकिन देश का सच्चा मुसलमान औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी का नारा दोहराया और कहा कि अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। फडणवीस ने यह बयान मुंबई की रैली में दिया तो एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुंबई से ही फडणवीस को जवाब दिया। ओवैसी ने वोट युद्ध के मुद्दे पर फडणवीस को घेरा और कहा कि फडणवीस पीएम मोदी और अमित शाह के साथ मिलकर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ओवैसी ने फिर पूछा कि अगर देश में वोट जिहाद चल रहा है, बीजेपी अयोध्या की सीट कैसे हारी। हम आपको ओवैसी का बयान सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सुनिए किस तरह फडणवीस ने औरंगजेब का नाम लेकर ओवैसी को घेरा। और आजकल तो ये ओवैसी भी यहाँ आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई, उधर ही रहना, इधर को मत आना, इधर को तुम्हारा कोई कामा नहीं है। यहाँ पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है। यहाँ पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। गीदड़ों को उनकी जगह दिखा कर रहेंगे। इसलिए मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, इस बार का वोट आपके लिए नहीं है, इस बार का वोट आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। अगर आप ठीक तरीके से समझेंगे नहीं, अगर सोते रहेंगे तो ध्यान में रखिए, आने वाले दिनों में यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाएगा। ये परिस्थिति का सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए एक ही नारा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे और सेफ रहेंगे। फडणवीस और ओवैसी के बीच ये जंग बहुत दिलचस्प हो गई है। महाराष्ट्र में फडणवीस का मुकाबला महाविकास अघाड़ी से है। बीजेपी को चुनौती महाविकास अघाड़ी दे रही है। सरकार महायुति या महाविकास अघाड़ी की ही बनने जा रही है। ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र में केवल 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ओवैसी ने मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और उन्हीं के प्रचार के लिए वो मुंबई में रैलियां कर रहे हैं। ओवैसी मुस्लिम वोटर्स को रिझाने में जुटे हैं, लेकिन फडणवीस ध्रुवीकरण के लिए वोटर्स को सावधान कर रहे हैं। फडणवीस ने फिर कहा कि वोट जिहाद का आरोप धर्म युद्ध से दिया जाएगा। अरे हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हमने कभी धर्म की बात नहीं की, हमने कभी अन्याय नहीं किया। हमने योजनाएं लाई, सभी जाति धर्मों के लिए लाई। पर अगर यहाँ पर कोई वोट जिहाद की बात करता होगा तो उसको वोटों के धर्म युद्ध से हम जवाब देकर रहेंगे। ये कौन सा वोट जिहाद चल रहा है? वक्फ बोर्ड को 10,000 करोड़ रुपया दे दो, उनकी डिमांड है। यहाँ पर 2012 से 2024 तक जितने दंगे हुए, उन दंगों में जिन मुसलमानों को आरोपी बनाया, उनके सारे आरोप वापस ले लो, इस प्रकार की डिमांड रखते हैं। फडणवीस ने आरोप लगाया तो ओवैसी ने उन्हें करारा जवाब दिया। ओवैसी ने कहा कि फडणवीस जिहाद के मायने नहीं जानते, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से वोट जिहाद का मतलब बताने को कहा कि तीनों मिलकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए अब वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। ओवैसी ने उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा।
कहा कि वक्फ बिल पर संसद में चर्चा के दौरान उद्धव ठाकरे के सांसद गायब थे, लेकिन ओवैसी के निशाने पर सबसे ज्यादा फडणवीस ही थे। ओवैसी ने किस तरह फडणवीस पर अटैक किया, सुनिए। आपके महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस औरंगाबाद को आके बोले, सुन ले असदुद्दीन ओवैसी, सुनो देवेंद्र फडणवीस, तुम अमित शाह और मोदी तीनों बैठकर भी मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते, याद रखो। बोले वोट जिहाद, कल तक लव जिहाद था, फिर जमीन जिहाद, फिर जॉब जिहाद, अब वोट जिहाद हुआ। अच्छा मोदी जी जरा बताइए वोट जिहाद का डेफिनेशन क्या है? अमित शाह बताओ वोट जिहाद का डेफिनेशन क्या है? तुम अयोध्या में हार गए, कैसे हारे? फडणवीस बोल रहे वोट जिहाद और धर्म युद्ध होगा, लोकशाही में लोकतंत्र में धर्म युद्ध होगा। अरे फडणवीस तुम कब तक हिंदू मुस्लिम करोगे? तुमने क्या काम किया बताओ ना? तुमने कुछ काम नहीं किया, तुमने डाका डाला एमएलएस को लूटने के लिए, तुमने एमएलएस की चोरी की, तुम सत्ता में नहीं आए मगर तुमने सत्ता को छीन लिया और बोल रहे ओ सुनो वैसी, मैं कह रहा हूं सुनो फडणवीस, तुम जिहाद के माने नहीं जानते। ओवैसी और फडणवीस के बीच धर्म युद्ध छिड़ा तो महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर अभद्र टिप्पणी कर दी। अकोला की रैली में नाना पटोले ने बीजेपी नेताओं के लिए अपशब्द कहे। साथ ही पटोले ने फडणवीस पर अटैक किया और कहा कि फडणवीस ने अपना नाम अब देवा भाव रख लिया है। कुछ दिन बाद वो अपने नाम से भाव हटा लेंगे क्योंकि वो खुद को देवता समझने लगे हैं। ओबीसी के लोग भी यहां पर बैठे हैं, ओबीसी के, हाँ, नहीं तो तुम हैदराबाद वाले की बात करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग आप बीजेपी को वोट करोगे जो तुमको कुत्ता बोलते हैं? आप बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है, बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। ये इतनी मस्ती में आ गए कि ये किसी को, अब ये तो भगवान हो गए ना। पहले देवेंद्र जी थे, मेरे को तो सब लोग नाना भाऊ ही बोलते हैं, पहले से बोलते, मेरे घर में भी बोलते, आप भी बोलते, नाना भाऊ बोलते हैं, पर ये इसको देवेंद्र जी बोलते थे। अभी क्या हो गया, उसने अपना नाम बदल दिया, देवा भाऊ कर दिया। अब कुछ दिन के बाद भाऊ हटा देगा तो क्या हो गया? वो स्वयं एक विश्व गुरु है ही, दिल्ली में बैठे, और ये हो गए देवा। अपने आप को भगवान समझते हैं, हम तो इंसान हैं। योगी का बटेंगे तो कटेंगे का नारा चुनावी समर में जबरदस्त हिट चल रहा है। विरोधी इस नारे से घबराए हुए लग रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे चुनावी मंचों से लगातार योगी के इस नारे पर पलटवार कर रहे हैं। खड़गे ने झारखंड में प्रचार के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता और योगी पर अटैक किया। खड़गे ने कहा कि हिमंता झारखंड के लोगों को डरा धमकाकर, हमारा स्लोगन है डरेंगे तो मरेंगे। खड़गे ने योगी पर भी निशाना साधा, कहा कि योगी के मुंह में राम और बगल में छुरी है। योगी बांटो और कांटो की राजनीति कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर आसाम के आए थे, उन्होंने यहाँ के लोगों को भी थोड़ा धमकाया। जो लोग कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं, गठबंधन के साथ काम कर रहे हैं, उनको डराने की कोशिश की। भाई यहाँ कोई डरता नहीं, डराने ऐसा कोई मतलब नहीं है। हमारा स्लोगन एक ही है, हम डरेंगे तो मरेंगे, इसीलिए हम डरने वाले नहीं हैं। और जो लोग समाज को बांटे हैं पहले से, आप फिर वही बात करते हैं। वो हमारे एक साधु महाराज है, क्या नाम उनका, हाँ? योगी आदित्यनाथ,
वो तो ऊपर से साधुओं का वेश पहनते हैं। अरे ये मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जहां बटोगे तो कटोगे नारे का विरोध कर रहे हैं, वहीं जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य ने बटोगे तो कटोगे के नारे का समर्थन कर दिया है। रामभद्राचार्य ने कहा है कि हमें बंटना नहीं है, चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हों। हिंदू एकता की बात करते हुए रामभद्राचार्य ने कहा कि हम एक होंगे, हम सब हिंदू एक हों, और जब हम एक होकर रहेंगे तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। वैसे एक अंगुल होती है तो कोई भी तोड़ देता है, और जब 5 हो जाए मुक्का तो तोड़ने वाले के दांत टूट जाते हैं।